हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यदि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे और आपको लगे कि इस चैनल से आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल में रखिए, जिससे जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्त, आज की क्लास को बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। आइए देख ले रहे हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। यानी कि दोस्तों हमसे यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा है किस दर्पण का आवर्धन सदैव एक होगा। और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उत्तल। क्या उत्तल दर्पण का आवर्धन हमारा एक होता है? ऑप्शन नंबर बी देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अवतल। क्या अवतल दर्पण का आवर्धन एक होता है? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है समतल। क्या समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है? या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रत्येक में। क्या इन सब में का आवर्धन एक होता है? दोस्तों आपको याद रखना है, जो हमारा समतल दर्पण होता है इसकी आवर्धन क्षमता सदैव एक होती है। ठीक दोस्तों, आपको यह याद रखना होगा कि हमारे समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव एक होती है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलिए देख ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप यह प्रश्न आप समझ गए होंगे और यह आपको याद रखना है, यह आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देख ले रहे हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। दोस्त मतलब वो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, जैसे मोमबत्ती, लालटेन, सूर्य, बल्ब। ठीक दोस्तों, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और यदि अदीप्त वस्तुएं में हो जाएगी हमारी पेन, कॉपी, मनुष्य जैसे हम सब, क्योंकि दोस्तों प्रदीप्त वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है। और यही इससे पूछा जा रहा है कि प्रदीप्त वस्तुओं को कैसे पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वस्तु को गर्म कर कर। ऑप्शन नंबर बी है वस्तु पर पॉलिश करके। ऑप्शन नंबर सी है वस्तु को अंधकार में रखकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, यानी कि वस्तु को अंधकार में रखकर। क्योंकि दोस्तों जब आप वस्तु को अंधकार में रख देंगे, यदि वह वस्तु प्रदीप्त होगी, प्रदीप्त माने जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, यदि उसमें स्वयं का प्रकाश होगा तो वह अंधकार में चमकने लगेगी, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यह वस्तु प्रदीप्त है या नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब आप कभी भी प्रदीप्त वस्तु का पता लगाने के लिए आपको उसको अंधकार में रख देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई जलती हुई मोमबत्ती है। ठीक दोस्तों, यदि वह आप अंधकार में रख देंगे तो वह मोमबत्ती जलती हुई आपको अंधकार में दिख जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मोमबत्ती जो हमारी प्रदीप्त वस्तु है। लेकिन दोस्तों यदि आप अपने पेन को या कॉपी को अंधकार में रख देंगे तो वह वस्तु अंधकार में आपको नहीं दिखेगी। यानी इससे यह क्लियर हो जाता है कि हमारी पेन और कॉपी अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वस्तु को अंधकार में रखकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन कैसा होगा, वही हमसे पूछा जा रहा है। आइए हम ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि ऊपर वाले तल से होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल नीचे वाले तल से होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दोनों तलों के बीच कई बार होगा। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, यानी कि दोनों तलों के बीच कई बार होगा। ठीक दोस्तों, जब आप मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु को रख देंगे तो दोनों तलों के बीच हमारा कई बार परावर्तन देखने को मिलता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों
ऐसा प्रश्न आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा प्रश्न सिर्फ आपको यहाँ यानी पॉली एकेडमी चैनल और दूसरा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक दोस्तों, इसीलिए यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना। चलिए दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है, यानी दोस्तों मान लीजिए कोई हमारा समतल दर्पण है। एक सेकेंड, ये मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक दोस्तों, यह हमारा समतल दर्पण है और यहाँ पर कोई मनुष्य यानी कि कोई छुटुआ है। मान लीजिए मनुष्य, छुटुआ, कुछ भी मान लीजिए। यह दोस्तों दौड़ रहा है इस तरफ। ठीक दोस्तों, यह जो हमारा छुटुआ है इस तरफ ऐसे दौड़ रहा है। एक सेकेंड, हाँ मान लीजिए इस समतल दर्पण की तरफ दौड़ रहा है। दोस्तों आप लोग हंसिएगा नहीं क्योंकि हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं। ठीक, बट आप समझ लीजिए ये हमारा हो जाएगा समतल दर्पण। एक सेकेंड, समतल दर्पण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मनुष्य। ठीक दोस्तों, यह हमारा समतल दर्पण या मनुष्य है। जब यह मनुष्य दर्पण की ओर या दर्पण से बैक साइड इस तरफ 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, जब वह अपने प्रतिबिंब में देखेगा तो वह किस वेग से भाग रहा होगा, वही हमसे पूछा जा रहा है। आइए हम इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1.5 यानी कि 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों यदि वस्तु v वेग से भागेगा तो दर्पण में उसको 2v वेग से प्रतिबिंब मतलब प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, जब आप v वेग से भागेंगे आपको प्रतिबिंब में 2v वेग से आपका प्रतिबिंब भागता हुआ प्रतीत होगा। ठीक दोस्तों, जब वह मनुष्य 3 मीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है तो उसको जानते हो 2 × 3 इंटू की 3 दूना 6 मीटर प्रति सेकंड प्रतीत होगा भागते हुए प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना है जब ऐसा प्रश्न दिखे सिर्फ आपको क्या करना है, मनुष्य जितने गति से दौड़ रहा है उसका दोगुना कर देंगे, प्रतिबिंब में उसके दुगने स्पीड से दिखाई जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए मनुष्य 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था तो वह अपने प्रतिबिंब में 3 दूना 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भागता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक दोस्तों, यह प्रश्न आपको वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट, यहाँ मान लीजिए नहीं दिया हुआ है लेकिन एक दो ऑप्शन में यहीं पर ई मान बना लीजिए, आपका दे देता है 90 डिग्री। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड, यहीं पर आपका दे देता है 90 डिग्री और बहुत से स्टूडेंट यही 90 डिग्री टिक कर आ जाते हैं, बस वह नहीं होगा। आइए फिर देख ले रहे हैं इसका राइट आंसर हो क्या जाएगा दोस्तों। और एक बात बता दूं कि स्टूडेंट 90 डिग्री क्यों टिक कर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं लंबवत आपतित हो रही है। सोचते हैं जब लंबवत आपतित हो रही है तो 90 डिग्री लंबवत होगा तो 90 डिग्री पर टिक कर आ जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। आइए हम देख ले रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि हम पहले इसके ऑप्शन को देख लें, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 135 डिग्री। ठीक दोस्तों, आइए हम इसको आपको पहले चित्र द्वारा समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। हमसे मान लीजिए यह हमारा एक समतल दर्पण है, एक सेकेंड बना दे रहे हैं। ये दोस्तों जो हमारा है ये है हमारा समतल दर्पण। ठीक दोस्तों, यह हमारा समतल दर्पण है। जब मान लीजिए कोई वस्तु, एक सेकेंड, मान लीजिए प्रकाश इस पर लंबवत आएगी। ठीक दोस्तों, यह प्रकाश मान लीजिए आ रही है,
जब यह लंबवत आएगी, इस पर टकराएगी और जिस माध्यम में आएगी, मान लीजिए ऐसे आई थी तो उसी माध्यम में ऐसी लंबवत उसी माध्यम में ऊपर चली जाएगी। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना है। जब वह लंबवत आएगी तो लंबवत जाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में वह ऊपर चली जाएगी, यानी कि परावर्तन कोण 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। दोस्तों, यह आपको याद रखना है। या ऐसे प्रश्न में स्टूडेंट बहुत तरह से गलती करते हैं और सोचते हैं हम तो सही लगा कर आए हैं, हमारा आंसर राइट होगा, बट गलत हो जाता है और वहाँ बाद में वो चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमने तो सही करके आया था बट गलत कैसे हो गया। तो गलत ऐसे हो जाता है क्योंकि वे अच्छे से और डीपली से नहीं पढ़ते, जिसमें वे गलत कर कर आ जाते हैं, तो राइट कहाँ से होगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं, यदि आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज पाना तो आपको होगा रेगुलर आना। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा अपारदर्शी है क्योंकि। मान लीजिए दोस्तों, जो हमारा कांच होता है, एक सेकेंड दोस्तों, यह जो हमारा कांच है यह हमारा पारदर्शी होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि इस पर आप इधर से यदि प्रकाश डालेंगे तो अल्प मात्रा में ही प्रकाश जो होगा, लेकिन दूसरे साइड निकल जाता है। ठीक दोस्तों, इस साइड प्रकाश निकलेगा, लेकिन यदि इसी कांच के आप चूर मतलब पीट पीट कर इसका ऐसे ऐसे चूर बना दीजिए। एक सेकेंड, मान लीजिए ऐसे ऐसे पीट पीट कर आप इस कांच का चूरा बना दीजिए, मतलब छोटे छोटे कड़ों में तोड़ दिए तो उसको चूर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, यह मान लीजिए इसका आप चूर बना दिए। यदि आप इस पर प्रकाश डालेंगे तो यह जो प्रकाश है इस तरफ नहीं निकलेगी, यानी कि इधर ही प्रकाश परावर्तित चाहे इधर हो जाए बट दूसरी तरफ नहीं जाएगी। यही हमसे पूछा जा रहा है, इसका कारण ऐसा क्यों होता है। आइए ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, चूर पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, प्रकाश परावर्तित होकर लौट जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, चूरे में कांच के गुण समाप्त हो जाते हैं क्या दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आइए यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा एक सेकेंड, जो हमारा ये होता है कांच का चूरा, जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे जहाँ पर प्रकाश पड़ी तो इसका प्रकीर्णन हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश नहीं आ पाता। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चूरे पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास है। दोस्तों, इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट के तौर पर लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न हर एंट्रेंस एग्जाम में एक न दो बार पक्का देखने को मिल चुका है। आइए यदि हम इसके ऑप्शन की बात कर लें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 100 एंगस्ट्राम से 3900 एंगस्ट्राम तक। ऑप्शन नंबर सी 7800 एंगस्ट्राम से 10,000 एंगस्ट्राम तक। और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों, एक देख लीजिए, जो आपका ऐसे ए बनाकर ऊपर ऐसे 0 दिया हुआ है, इसको हम एंगस्ट्राम पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना है, इसको एंगस्ट्राम पढ़ा जाता है। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की परास 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो आप कमेंट में लिखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक दोस्तों, चलिए चल रहे हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, सॉरी आकाश नीला दिखाई देता है, सॉरी हम गलत पढ़ लिए। दोस्तों, जो हमारा आकाश होता है आपने भी देखा होगा वह नीला दिखाई देता है। दोस्तों, बस वास्तव में जो हमारा
आकाश है वह नीला होता नहीं, बट हमको दिखाई देता है। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि किस कारण से नीला दिखाई देता है। क्या ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन के कारण हमारा प्रकाश नीला दिखाई देता है, या ऑप्शन नंबर बी परावर्तन के कारण हमारा प्रकाश नीला दिखाई देता है, या ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण हमारा प्रकाश नीला दिखाई देता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारा जो आकाश यानी कि स्काई है वह नीला दिखाई देता है। दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो हमारा आकाश होता है वह हमको नीला दिखाई देता है। ठीक दोस्त, चलिए और यदि आप इसको डीपली में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। हम किसी दिन सिर्फ प्रकीर्णन के ऊपर एक क्लास को लेकर आएंगे जिसमें डीपली से बता देंगे कि हमारा प्रकीर्णन में के कारण आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है और दूसरा कलर नहीं दिखाई देता। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बट यह आपको इतना याद रखना है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका थ्योरी नहीं पूछा जाता, सिर्फ यह पूछा जाता है कौन सा कलर दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ठीक दोस्तों, उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए एक मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ, आप उस सूत्र को नोट डाउन जरूर कीजिए। इसका यानी प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 बटा थीटा -1। ठीक दोस्तों, यह आपका फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। एक सेकेंड, फार्मूला। ठीक दोस्तों, ये आपका फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। n = 360 डिग्री बटा में थीटा -1। दोस्तों जब 360 बटा के थीटा का मान सम संख्या आए तो एक घटा लेंगे, यदि विषम संख्या आए तो एक नहीं घटाते। इस बात को आप केयर किए रहिए। ठीक दोस्तों, आइए अब हम इसको देख लेते हैं। देख लीजिए, जब दो दर्पण समांतर रखे हैं, मान लीजिए एक दर्पण आपका ए रहा, दूसरा दर्पण आपका ए रहा। जब यह समांतर रखे हैं तो इनके बीच की जो दूरी मतलब डिग्री यानी कि जिनके बीच का जो कोण होगा वह 0 डिग्री होगा। ठीक दोस्तों, जब कोई वस्तु समांतर रखी है तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। यदि आप फार्मूले पर मान रखेंगे n = 360 बटा के 0 रख देंगे, यहाँ थीटा नहीं 0 हो जाएगा। ये जब समांतर रहेगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। जब 0 रखेंगे तो दोस्तों किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका मान इनफाइनाइट आता है, यानी कि अनंत आता है। तो देख लीजिए हमारा अनंत ऑप्शन नंबर डी में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस फार्मूले से सिर्फ ओनली एक फार्मूले से आप ऐसे हज़ारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर किए रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न इससे देखने को मिल जाते हैं। चलिए चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि अनंत। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। यानी यह कौन से दर्पण में ऐसा होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समतल दर्पण के सम्मुख। क्या समतल दर्पण के सम्मुख रखने पर ऐसी घटना घटेगी जो हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा है? जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु के समान माप का प्रतिबिंब कब बनता है और किस दर्पण में? अवतल दर्पण के सामने, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समतल दर्पण के सामने। तो दोस्तों आपको पता होगा समतल दर्पण के सामने आप वक्रता केंद्र पर ही नहीं, किसी भी पोज मतलब किसी भी स्थिति पर वस्तु को रखेंगे उसके समान माप का ही प्रतिबिंब बनता है। बट हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके वक्रता केंद्र पर रखने से बनेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में वस्तु के समान माप का प्रतिबिंब बनता है। आइए हम ऑप्शन नंबर बी को चेक कर ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उत्तल दर्पण के सम्मुख। तो दोस्तों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी देख ले रहे हैं अवतल दर्पण के सम्मुख।
तो दोस्तों जो हमारा अवतल दर्पण है, यदि आप उसके वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण के सम्मुख। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया है। देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है। ठीक दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है। क्या ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कोई भी दर्पण नहीं। दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, यानी कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वह समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है। ठीक दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, या आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से अपसारित किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे। यानी कि दोस्तों जो हमारा अवतल दर्पण है उससे अपसारित किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस स्थिति में रखा जाए। क्या ऑप्शन नंबर ए वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो हमारा अभिसारित किरण पुंज प्राप्त होगा अवतल दर्पण द्वारा, या वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, या वस्तु को अनंत पर रखा जाए, या वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। तो दोस्तों यदि आप अवतल दर्पण से अपसारित किरण पुंज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो वस्तु है आपका उसको फोकस और ध्रुव के बीच में रखना होगा, तो आपका अवतल दर्पण से अपसारित किरण पुंज प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, वह दर्पण है। ठीक दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति या छोटुआ खड़ा है। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पर एक छोटुआ खड़ा है, यह इसके सामने एक दर्पण है। ठीक दोस्तों, एक सेकेंड, दर्पण। ठीक दोस्तों, यह दर्पण इसके सामने है, तो यह जितनी लंबाई क्या है। ठीक दोस्तों, मान लीजिए इसकी लंबाई कुछ भी है एक्स वाई जेड, यह जितनी लंबाई क्या है उससे बड़ा प्रतिबिंब दर्पण में देख रहा है, तो यह कौन सा दर्पण होगा, यही हमसे पूछा गया है। आइए हम इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है उत्तल, क्या वह उत्तल दर्पण होगा, या ऑप्शन नंबर बी में है अवतल, क्या अवतल दर्पण हो सकता है, या ऑप्शन नंबर सी में है समतल, क्या समतल हो सकता है, या ऑप्शन नंबर डी में है कोई भी नहीं, यानी कोई भी हो सकता है, यानी कोई दर्पण हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा उत्तल दर्पण है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा प्रत्येक स्थिति में छोटा बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण तो हमारा गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में छह स्थिति होती है अवतल दर्पण में। उसके किसी एक स्थिति या दो स्थिति ऐसी भी हो जाएगी जब आप वस्तु को रखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। छोटा भी देखने को मिलता है बट बड़ा भी देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और समतल में तो प्रत्येक स्थिति में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल भी नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया है, यानी कि अवतल दर्पण विल बी राइट। क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी प्राप्त किया जा सकता है, बड़ा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन और जो तीन ऑप्शन हैं उसमें से कुछ भी नहीं, यानी कि उत्तल में तो छोटा ही प्राप्त होता है, यानी उत्तल तो होगा ही नहीं, और समतल में बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल तो होगा ही नहीं, यानी अवतल ही हो सकता है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सके, यानी कि अवतल हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते या बहुत
गलत बात है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, रात रात जग कर एडिटिंग करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, एक लाइक एक शेयर का आपका फ़र्ज़ बनता ही है। क्योंकि दोस्तों बिना आपके लाइक शेयर और सपोर्ट के यह संभव नहीं हो पाएगा। बट हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक एक शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप अपने दोस्तों से इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करवाइए। चलिए चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है। यानी कि दोस्तों जो आपकी बाइक या फोर व्हीलर टू व्हीलर को आपके पास जो भी है, उसमें आप देखे होंगे कि एक साइड मिरर लगा होता है। यानी कि उस मिरर यानी उस दर्पण से आप पीछे आ रही यातायात को देखते हैं, तो वह जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों यह प्रश्न आप देख लीजिए, आपके पॉलिटेक्निक 2012 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आइए यदि हम इसके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समतल और उत्तल। क्या दोस्तों जो हमारे बाइक में साइड मिरर लगा होता है वह समतल और उत्तल ये दोनों होता है, या ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अवतल। क्या हमारा अवतल होता है? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उत्तल। क्या हमारा उत्तल दर्पण लगा होता है साइड मिरर में, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है समतल दर्पण। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है। इस प्रश्न को आप वेरी इम्पॉर्टेंट के तौर पर लगा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न पॉलिटेक्निक में कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम में आ जाए। दोस्तों आइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। यानी कि दोस्तों जो हमारा बाइक होता है उसमें साइड मिरर उत्तल दर्पण का बना होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। ठीक दोस्तों, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो दोस्तों जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है उसमें टोटल 7 रंग होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। यह आपको याद रखना है, जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। और अगर पूछ ले कौन कौन से, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, विबग्योर। ठीक दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए जब आप एक सेकेंड हम आपको थोड़ा चित्र द्वारा समझा दे रहे हैं जिससे आप कभी भी जल्दी भूलें ना। अगर मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है, मान लीजिए दोस्तों यह आपका एक प्रिज्म है। जब यहाँ से आप श्वेत प्रकाश को डालेंगे तो यहाँ से यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक दोस्तों, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह आपका होता है श्वेत प्रकाश। ठीक दोस्तों, यह आपका श्वेत प्रकाश जब आप प्रिज्म पर डालेंगे तो प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में अलग अलग विभक्त हो जाता है। या इससे हमारा क्लियर होता है जो हमारा श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उसका रंग होता है। यानी कि दोस्तों इसमें पूछ जा रहा है जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित यानी कि विक्षेपित कर देती हैं उसका कौन सा रंग है। क्या ऑप्शन नंबर ए श्वेत रंग ऐसा करता है कि उस पर पड़ने वाले सभी रंगों को परावर्तित कर देगा, या ऑप्शन नंबर बी पीला, या ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी नीला। दोस्तों ये आपको याद रखना है, जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए यह स्वयं पर पड़ने वाली सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए श्वेत प्रकाश राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी वस्तु है जिस पर पड़ने वाले वह रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक दोस्तों, परावर्तित और अवशोषित में अंतर है। परावर्तित मतलब विक्षेपित कर देना और अवशोषित मतलब सोख लेना, समाहित कर लेना। दोस्तों यदि परावर्तित कहे तो श्वेत प्रकाश जो होता है हमारा वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। और दोस्तों जो हमारा काला रंग होता है
यह इस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यह भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में यह न पूछकर यह पूछ दे कि ऐसी कौन सी रंग है जो स्वयं पर पड़ने वाली रंगों को अवशोषित कर लेता है, तो आपको काला पर टिक करके आना है। यदि पूछ ले कौन सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, तो श्वेत पर टिक करके आना है। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और अब भूलेंगे नहीं। आइए दोस्तों देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया वही आ गया है। आइए देख ले रहे हैं। यह कह रहा है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उसका रंग होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ऑप्शन नंबर बी काला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी लाल। दोस्तों इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, तो आप फटाक से बता देंगे कि दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। यानी कि जो हमारा काला रंग है वह रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक दोस्त, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इन दोनों में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब पूछे अवशोषित, तो हमारा जो काला रंग होता है वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, और जो श्वेत रंग होता है वह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। ठीक दोस्तों, यह आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, और आप भूलेंगे नहीं। चलिए अच्छी बात है, भूलना भी नहीं चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग है। यानी दोस्तों हमारा जो सब प्रत्येक रंग होता है वह प्राथमिक रंग नहीं होता, क्योंकि बहुत से रंग कुछ रंगों से मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी कि प्रकृति में जितने रंग हैं हमारे सभी का स्वयं प्राकृतिक रंग नहीं है। कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जिनको 2 या 3 अलग अलग रंगों से मिलाकर एक रंग बनाया जाता है। बट हमसे यह पूछा है कि कौन प्राथमिक रंग है, यानी कि कौन ऐसा रंग है जो स्वयं का रंग है किसी और से। एक सेकंड दोस्तों, हमारी पेन गिर गई, कोई ना। ऐसा कौन सा रंग है जो प्राथमिक है, किसी और से मिलाने पर नहीं बनता और स्वयं का होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। आइए यदि हम इसके ऑप्शन को देख लें। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल, पीला और नीला। क्या दोस्तों जो हमारा लाल, पीला और नीला है यह प्राथमिक रंग है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लाल, हरा और श्यान। ऑप्शन नंबर सी लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर डी लाल, मैजेंटा और नीला। दोस्तों जो यह मैजेंटा है इसको आप बैगनी के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है कहीं कहीं पर आपको बैगनी ना देकर कंफ्यूज करने के लिए मैजेंटा दे देगा, तो आपको क्लियर हो जाना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा बैगनी कलर है उसी को मैजेंटा के नाम से भी जाना जाता है। बट दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है प्राथमिक रंग, तो दोस्तों जो हमारा प्राथमिक रंग होता है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। यानी कि दोस्तों जो हमारा लाल, हरा और नीला रंग होता है यह तीनों हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। और बाकी दोस्तों और जो मैजेंटा और अदर कलर है उसको आप अलग अलग रंगों को मिलाकर बना सकते हैं, बट जो हमारा लाल, हरा और नीला है यह हमारा प्राथमिक रंग है। यह आपको याद रखना है, यह आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल गया है। ठीक दोस्त, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों का मैं क्या कहना चाहता हूं, और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इसको समझ लेंगे। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं। यानी कि दोस्तों वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी संपूरक, ऑप्शन नंबर डी श्वेत। दोस्तों जो हमारा वर्ण त्रिभुज होता है उसके शीर्ष पर लाल रंग देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह राइट हो जाएगा, यानी कि लाल रंग। ठीक दोस्तों, वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर लाल रंग देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आई होप यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देख ले रहे हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है। यानी कि दोस्तों लाल रंग और नीला यानी कि ब्लू रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या लाल और नीले को मिलाने पर पीला रंग बनता है।
आइए दोस्तों, क्या लाल और नीले रंग को मिलाने पर श्यान रंग बनता है, या लाल और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग बनता है, या लाल और नीले को मिलाने पर मैजेंटा रंग बनेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यह जो हमारा लाल और नीला रंग को मिलाने पर मैजेंटा यानी कि बैगनी रंग बनता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मैजेंटा कलर है यह दो रंगों को मिलाने से बन रहा है, यानी कि यह इससे क्लियर होता है यह प्राथमिक रंग नहीं हो सकता, क्योंकि देख लीजिए लाल और नीला। ठीक दोस्तों, ये जो हमारे लाल और नीला है यह प्राथमिक रंग है, और इन दोनों को मिलाने पर यानी कि इन दोनों को मिलाने पर आपका एक अकेला रंग बन रहा है मैजेंटा, जो बैगनी के नाम से जाना जाता है। जिससे आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा मैजेंटा है यह प्राथमिक रंग नहीं है, यह द्वितीयक रंग यानी कि रंग में आता है। जो प्राथमिक रंग होता है वह किसी भी रंगों को मिलाने से नहीं बनता। बट आइए, ये इसका हमारा पूछ रहा है इसको मिलाने पर कौन से रंग बनेगा, तो हमारे लाल और नीला को मिलाने पर मैजेंटा रंग बनता है, यह आपको याद रखना है। ठीक दोस्तों, चलिए, आई होप यह आज का लास्ट क्वेश्चन था, देख ले रहे हैं हम। आइए दोस्त, आज की क्लास, आज हमारा यहीं तक क्वेश्चन था। चलिए दोस्त, आज की क्लास को बहुत ज़बरदस्त लाइन से एंड करते हैं कि हो चुका आगाज़ हिरण का, युग बदलने की तैयारी। कि हो चुका आगाज़ हिरण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए दोस्त, यार आपको शायरी कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। चलते, ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।